जीएस जर्नी के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ आपके बीच उपस्थित हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं उसमें पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं, चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है कि चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। विकल्प आपके लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम। और सही आंसर है इसका जम्मू और कश्मीर में है कीरू जल विद्युत परियोजना। कीरू जल विद्युत परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है। थोड़ा सा हम डालते हैं कीरू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इस पे ऊपर थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इसका किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में यह है। जिस नदी पर यह बनाया गया है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि कीरू जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर बनाया गया है। देखिए चिनाब नदी पर है और इसकी कैपेसिटी जो है सो 624 मेगावाट की है। इसको डेवलप किया गया है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और 2026 तक इसे कंप्लीट करने का, इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कीरू जल विद्युत परियोजना को किस नदी पर बनाया गया है तो चिनाब पर रखा गया है और 624 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी और 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और यह मनाया गया है 16 अक्टूबर को मनाया गया और प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार विश्व खाद्य दिवस का जो थीम है वह हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर। यानी बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर के लिए हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर थीम के साथ इस वर्ष का विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य भारत बना है। आपको बताना है कि यह जो मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है 7वीं बार, उसकी अवधि क्या है। विकल्प आपके लिए है 25 से 27, 26 से 28, 24 से 26, 27 से 29 और सही आंसर है इसका 26 से 28। यानी 2026 से 28 के लिए एक बार फिर से भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है और यह कुल मिलाकर के 7वां अवसर है जब भारत को इस परिषद का सदस्य बनाया गया है। 26 से 28 के लिए होगा। थोड़ा सा एक नजर हम डालते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के ऊपर। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की ही यानी यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है और यह विश्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करता है, मानव अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है यूएनएचआरसी। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई और वर्तमान में जुर्ग लॉबर इसके प्रशासक यानी प्रेसिडेंट है। और ध्यान में रखना है हमको, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक नजर फिर से अगर हम डालें कि यूएनएचआरसी शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, यूएनएचआरसी किसका इकाई है, यूएनओ की इकाई है और इसी महीने यूएनओ की स्थापना दिवस भी है 24 अक्टूबर को। ध्यान में रखना है हमको, 15 मार्च 2006 इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अभी जुर्ग लॉबर इसके प्रशासक हैं अर्थात प्रेसिडेंट है। चलिए अगला सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर है, दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किया गया है यूएनडीपी, यूनेस्को, इंटरपोल, वर्ल्ड बैंक और इसका सही आंसर है यूनेस्को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए वर्चुअल म्यूजियम को बार्सिलोना स्पेन में आयोजित मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस में इसको लॉन्च किया गया है। इस म्यूजियम में चुराए गए, ट्रैफिक किए गए ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है,
हाल ही में किसे 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? हाल ही में किसे 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिमी और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? विशाखा मूल्य, सोनाली गुप्ता, सुशीला सेन, रोशनी अधिकारी पाठक। और सही इसका आंसर है रोशनी अधिकारी पाठक। सोनाली सेन गुप्ता पर अगर हम नजर डालें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक बनी है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। किस आईआईटी ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है? कॉन्टैक्टलेस, देखिए लिखा है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी नागपुर। और सही आंसर है इसका आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो भारत का खेल प्राधिकरण है उसका और आईआईटी दिल्ली के बीच में समझौता हुआ है। वहीं आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्थापित की जाएगी। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। और जैसा कि ऊपर हमने जिक्र किया है कि खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया का आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? यानी विवाह का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको थोड़ा सिंपल किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, यूसीसी के तहत। विकल्प है आपके लिए बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। और यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान करने का कार्य किया है उत्तराखंड ने। एक नजर थोड़ा हम डालते हैं उत्तराखंड पर। अभी जैसा कि अपने हाल ही में सुना होगा आपने और हमने अपने पीछे के वीडियो में जिक्र किया कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वही भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन पूछा जाए तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है और यह देहरादून में हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। अग्निवीर जब स्कीम लाया गया था तो इस प्रकार के संशय था कि भाई जब अग्निवीर से लोग हटेंगे, विद्यार्थी हटेंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो उसके बाद कई राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से निर्णय लिया और अब उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में 2025 में लाया गया। आपको बताना है कि इनमें कौन शीर्ष पर रहा है? जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और नॉर्वे। सही आंसर है सिंगापुर। और इसमें भारत का स्थान 85वां है। अभी जो पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2025 में उसमें भारत 85वां स्थान पर है, वहीं शीर्ष पर बना हुआ है सिंगापुर। एक नजर देखते हैं हम 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। और गैलप ग्लोबल सैंटी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। यानी सिंगापुर को अगर देखेंगे तो पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहने के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी शीर्ष पर रहा है और वहीं गैलप ग्लोबल सैंटी रिपोर्ट में भी 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 9वां सवाल आपके लिए है और आज का सेकंड लास्ट सवाल है। हाल ही में डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? जंगली हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? जो भी डीएनए जनगणना रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 32%, 47%, 25% और 10%। सही आंसर है हमारा 25%। लगभग 8 वर्षों में 25% कम हुई है और वर्तमान में इसकी आबादी अब हो गई है 22,446। यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में जंगली हाथियों की संख्या कितनी है तो 22,446 है। अगला सवाल आपके लिए है 10वां सवाल। टॉप 10 जो क्वेश्चन होते हैं उसके आखिरी सवाल।
हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? गौरतलब हो अगस्त महीने की जब चर्चा किए थे हम, तो अगस्त 2025 में यह खिताब गया था मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडरगास्ट को, जो आयरलैंड से थे। और मोहम्मद सिराज भारत के रहे। अब आपको बताना है कि सितंबर 2025 के लिए आईसीसी ने जो अपना प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना है, जैसा कि हम जानते होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने के खिलाड़ी चुने जाते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। अभिषेक शर्मा, स्मृति मंधाना, दोनों शुभमन गिल। और सही आंसर है दोनों, अर्थात ये दोनों ही चुने गए हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है कि दोनों भारत से ही संबंध रखते हैं, यानी इंडिया के इस मंथ के दोनों जो चुने गए हैं वो भारत से ही संबंध रखते हैं। ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए थे। और एक आग्रह है कि आप अगर किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखते हो और किसी तरीके के संशोधन की उम्मीद आप मतलब हमसे आप अपेक्षा रखते हैं, तो आप कमेंट करके आप इस अपनी राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।